स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से सीएमए पुष्पकांत के कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड रिवीजन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड आपका कंट्रोलिंग। इसके साथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दूंगा, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला पॉइंट मीनिंग में बता रहा है, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट एंड इज ऑफ्टन कॉल्ड लाइफ स्पार्क ऑफ द इंटरप्राइजेस। तो डायरेक्टिंग क्या है? एक सोल है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट की सोल है, वो आत्मा है। अगर डायरेक्टिंग ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चलने वाला है। इसलिए उसको और क्या बोला जाता है? लाइफ स्पार्क ऑफ द इंटरप्राइजेस, लाइफ स्पार्क ऑफ द इंटरप्राइजेस। सेकेंड पॉइंट में बोलता है, इट इन्वॉल्व द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एम्प्लॉयज कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेंगे उसके लिए ये इंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, गाइड करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, उन लोगों को इंस्पायर करने में हेल्प करता है, मोटिवेट करने के लिए हेल्प करता है और सुपरवाइज करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट बोलता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल थ्रू हायरार्की। तो ये जो प्रोसेस है डायरेक्टिंग सिर्फ एक लेवल पे नहीं रुकता है, मैनेजमेंट के तीनों लेवल पे आता है, टॉप लेवल से मीडियम लेवल पे, मीडियम से लोअर, तो ये ऊपर से नीचे तक फ्लो में आता है हायरार्की में। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि डायरेक्टिंग शो द करेक्ट पाथ एंड हेल्प एम्प्लॉयज टू सॉल्व प्रॉब्लम वेन एवर नेसेसरी। डायरेक्टिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है जब उनको जरूरत पड़ती है तब। तो ये 4 मीनिंग है, ऐसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। आगे बोलता है डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने थियो हेमैन का लिया हुआ है। ये क्या बोलता है? डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द टेक्निक्स। डायरेक्टिंग क्या है? किस चीजों को इंक्लूड करके रखता है? प्रोसेस एंड टेक्निक्स को। यूटिलाइजिंग इन द इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट द प्लांट। ताकि जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऑपरेशंस के अंदर, और आप वो अपने प्लान, जो आप लोगों ने प्लानिंग स्टेज के अंदर प्लान को डिसाइड किया, तो उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है, ये प्रोसेस और टेक्निक है डायरेक्शन देने का। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला है इनिशिएटिंग एक्शन, इनिशिएट्स एक्शन। तो इनिशिएट्स एक्शन के अंदर क्या बोलता है? activates the plan by the instructing employees on the what, how and when to perform task। तो ये क्या करता है? सबसे पहले इनिशिएट्स करता है। क्या इनिशिएट करता है? कि भाई एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये करने के लिए हेल्प करता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में सीधे सीधे आप गाइड कर रहे हो ना किसी को कि भाई ये काम आपको अब करना है, ये काम आपको बाद में करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। डायरेक्ट कर रहे हो, कब, कैसे, कहाँ पे। ठीक है। सेकंड बोलता है इंश्योर टाइमली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क थ्रू द प्रॉपर गाइडेंस। ये बोलता है कि इंश्योर करवाता है डायरेक्टिंग कि आपका जो काम है वो प्रॉपर समय पे, प्रॉपर टाइम से हो जाए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इंटीग्रेट द एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, चीज़ों को जोड़ता है, लिंक करवाता है। कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड द डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन और लीडरशिप डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। सिंगल आदमी का टास्क नहीं है मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। 2-4 लोग मिल के जब करेंगे तभी चीज़ें अच्छे से मैनेज होती है, अकेले के आदमी से मैनेज होने वाली नहीं है। सेकंड बोलता है प्रमोट यूनिटी ऑफ पर्पस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोलता है? यहाँ पे प्रमोट्स किया जाता है कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करोगे। सेकेंड। थर्ड पॉइंट बोलता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब ये जो डायरेक्टिंग है वो एक तरीका है, एक जरिया है मोटिवेशन का। अब कैसे वो जरिया है? रिकॉग्नाइज एबिलिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड मोटिवेट देम विद द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसे बंदे अच्छे से काम करेंगे आप क्या करोगे? उनको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोगे। जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको 5 लाख रुपए का आपने बोनस दिलवा दिया, इंसेंटिव दिलवा दिया। दूसरे आदमी को आपने पैसा नहीं दिया, उसने थोड़ा अच्छा वर्क नहीं किया था, मतलब थोड़ा उससे कम ग्रेड का किया हुआ था, तो आपने क्या किया? उसको कहीं का ट्रिप दिलवा दिया कि भाई बाली घूम के आ जा, बाली का ट्रिप दे दिया, मलेशिया का ट्रिप दे दिया। तो कंपनी ये सब चीज़ें करती हैं। सेकंड बोलता है बूस्ट मोरल एंड द इनकरेज द एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट। तो जो डायरेक्टिंग है वो एम्प्लॉय को उसका बेस्ट देने के लिए हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट बोलता है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन बिल्ड द कॉपरेशन एंड द कमिटमेंट्स।
लीडरशिप अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो जो टीम मेंबर्स है वो काम भी अच्छे से करेंगे, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए। तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसी तरीके से प्रोवाइड होगा ना जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लीडरशिप अच्छा होगा, सुपरविजन अच्छा होगा। सेकंड बोलता है क्रिएट्स बैलेंस अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स एंड द इनकरेज ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पूरा पैसा संभालता है, अब पैसा पूरा संभालता है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस। वही कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट, बेचारे लोग सिर्फ दिन भर झाड़ू पोछा के ही देखते रहते हैं, अच्छे से झाड़ू पोछा हुआ कि नहीं हुआ, तो उनको कम पैसा नहीं, ऐसा नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है ये डायरेक्टिंग। फिर बोलता है कोपिंग अप विद द चेंजेस, कोई भी नया चेंज आया उससे साथ कोप अप करने के लिए ये हेल्प करता है नए चेंजेस के साथ में। तो बोलता है हेल्प्स एम्प्लॉय एडॉप्ट द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है, ऑफिस चेंज हो रहा है, आपका पहले ऑफिस दिल्ली में था, फिर उसके बाद ऑफिस को उठा के लेके आ रहे बैंगलोर में, तो उसके लिए भी डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्टिंग होता है, जिससे एम्प्लॉय चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एम्प्लॉयज को मदद होती है। आगे बोलता है प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन मेक्स अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल ई फाइलिंग, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। तो मैंने तुम लोगों को ऑफिस चेंज का एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा वो यहाँ पे सुटेबल नहीं था। तो जैसे कि एम्प्लॉयज पहले के ज़माने में तुम लोग बुक कीपिंग करते थे, एक पेन पेपर ले लेते थे, पेपर के ऊपर लिख रहे अकाउंट राइटिंग, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आज के ज़माने में वो नहीं होता है बाबा। आज के टाइम पे आप लोगों को उसको टैली ईआरपी में करते हैं लोग, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो एसएपी फॉलो करती हैं। तो आपको चेंजेस के साथ में आगे लेके जाने के लिए डायरेक्टिंग हेल्प करता है। छठा बोलता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये तो हमने हर एक चीज़ में ये पॉइंट पढ़ लिया था कि भाई आपका कोई भी फंक्शन अच्छे से होगा तो रिसोर्सेज का इफेक्टिव या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। चलो नेक्स्ट, तो इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, वो आप देख लीजिएगा। 7 बोलता है क्रिएट टीम स्पिरिट। ये भी पॉइंट हमने देखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो भी है वो अच्छे से होगा तो वो टीम स्पिरिट जनरेट करेगा। टीम स्पिरिट मतलब भाईचारा, लोगों के बीच में सब मिलजुल के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो ये पॉइंट आप पढ़ लेना। 8वां बोलता है एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। एक्सप्लोर करता है इंडिविजुअल के अंदर क्या कैपेबिलिटी है। अब जैसे कि कोई एक मिस्टर राम है, तो मिस्टर राम पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो फिर देखा मैनेजर्स ने कि भाई अकाउंटिंग बहुत अच्छा करता, तो उसको उठा के फाइनेंस डिपार्टमेंट में लेके चले हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी उसने बहुत अच्छा काम किया, तो फिर उसको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में लेके चले गए, भाई नेगोशिएशंस वगैरह अच्छा है। धीरे धीरे वो परचेज में चला गया। मतलब एबिलिटी के हिसाब से बंदों को हम लोग क्या करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक्सप्लोर करते हैं और उसको चेंजेस, डिपार्टमेंट चेंज करवाते हैं, प्रमोशन देते हैं, ग्रोथ देते हैं। वो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे क्या बोलता है, आइडेंटिफाइज हिडन टैलेंट एंड पोटेंशियल्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, हिडन टैलेंट को ढूंढ के निकालता है। आगे बोलता है इनकरेज देम टू परफॉर्म बियॉन्ड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। सिर्फ क्वालिफिकेशन के ऊपर बात नहीं करता, उसके आगे चल के जो काम करना है उसके ऊपर भी ये ध्यान देता है। 9वां बोलता है इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि जब आपका कोई फंक्शन अच्छे तरीके से होगा तो एम्प्लॉयज़ के बीच में एफिशिएंसी बढ़ती है। तो डायरेक्टिंग अच्छे से होगा तो आपका जो एम्प्लॉई है उसको गाइडेंस अच्छे से मिलेगा, सुपरवाइजन अच्छे से मिलेगा, मोटिवेट होगा वो, तो उसका क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा और वो अच्छे रिजल्ट्स देगा हमको। 10वां पॉइंट बोलता है प्रमोट्स कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करना, उसके लिए भी प्रमोट करता है, टीम वर्क के लिए हेल्प करता है, हार्मनी क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सब फंक्शंस है हमारे कोऑर्डिनेटिंग के। आगे क्या बोलता है हम लोगों को, इसका कंक्लूजन दिया हुआ। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है हम लोगों को, डायरेक्टिंग इज द लाइफ स्पार्क ऑफ द मैनेजमेंट एज द ट्रांसफॉर्म प्लान इनटू एक्शन एंड थ्रू द गाइडेंस, मोटिवेट एंड सुपरविजन। तो ये क्या बोल रहा है कि लाइफ स्पार्क है जो ट्रांसफॉर्म करता है प्लान को एक्शन में। प्लान जो आपने किया हुआ है उसको एक्शन में लेके जाओ, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे ना। तो उसके लिए गाइडेंस देना, मोटिवेशन देना, सुपरविजन देना, ये हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। It integrates the efforts, build team spirit, and ensure the efficient use of resources. In short, directing create a positive work climate and the essential for the success of the success and growth of the growth of every organization. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे हमको बोलता है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग पे आते हैं। आई थिंक वो ऊपर नीचे मेरा टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे ये डायरेक्टिंग ना होके यहाँ पे ये होना चाहिए आपका कोऑर्डिनेटिंग, और ये जो कंक्लूजन में डायरेक्टिंग लिखा हुआ है ये डायरेक्टिंग ना होके कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। तो उसको देख लेना आप लोग, टाइपोग्राफिकल एरर है वो थोड़ा, इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ने के टाइम पे मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई लिखा क्या हुआ है वो, तो थोड़ा सा हो गया था। मैनेज कर लो यार, सर तुम्हारे लिए फटाफट लेके आ रही है सब चीज़ें। रात को बैठ के मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूँ, दिन में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी तो रात को ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ जाता है।
आज रात को ही 1:30 बजे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। क्या बोलता है यहाँ पे? ये कुछ तो गड़बड़ी हुआ है नोट्स में, टाइपिंग में। ये डायरेक्टिंग नहीं है, ये है, यहाँ है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या बोलता है? कोऑर्डिनेटिंग इज द इसेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या है? ये इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। सेकंड पॉइंट बोलता है इट इंटीग्रेट द हार्मोनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर देयर स्मूथ फ्लो। ये क्या करता है? हार्मोनाइज करवाता है अलग अलग एक्टिविटीज को। थर्ड बोलता है एस्टैब्लिश यूनिटी ऑफ एक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ये क्या करता है? यूनिटी, मतलब लोग मिलजुल के एक साथ आके कॉमन गोल के लिए काम करें, उसके ऊपर ध्यान दिलवाता है। चौथा बोलता है एक्ट एज अ हिडन फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये एक एक्ट ऐसे करता है कि बाकी के डायरेक्शन है ना भाई, आप दूसरे को डायरेक्ट, जैसे मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको एग्जाम के अंदर कैसे पेपर लिखना है, तो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एक टारगेट को अचीव करवाने के लिए आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो ये वही बोलता है कि एक हिडन गोल जो है हमारा, हिडन एक्ट जो है, उसके पीछे आप लोगों को अचीव करवाने के लिए हेल्प करवाएगा ये। आगे बोलता है इंश्योर ग्रुप एफर्ट्स एंड सिंक्रोनाइज द डायरेक्ट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये क्या करवाता है? ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है और सिंक्रोनाइज करवाता है, ताकि आप क्या करो, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाओ। डेफिनेशन मूनी एंड रीली का दिया हुआ है, ऊपर भी हमने इनका एक डेफिनेशन पढ़ा हुआ था, छोटा सा डेफिनेशन। कोऑर्डिनेटिंग इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसुएट ऑफ कॉमन गोल। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? कोऑर्डिनेटिंग इज ऑर्डर टू अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेटिंग कुछ नहीं है, ग्रुप एफर्ट्स को अरेंज करना है, जिससे क्या होगा, आप अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाओगे बच्चों। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या है? अरेंजमेंट है चीज़ों का, कि कौन कहाँ पे कैसे होगा कोऑर्डिनेशन के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका फटाफट। पहला है एनकरेज टीम स्पिरिट, सेम पॉइंट आ गया। टीम स्पिरिट, अगर आपका कोऑर्डिनेटिंग अच्छा होगा तो टीम अच्छे से काम करेगा, तो ये पॉइंट पढ़ लेना आप लोग। सेकंड बोलता है गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर डायरेक्शन आ गया, सर डायरेक्टिंग में आना चाहिए था, नहीं यहाँ पे भी है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन के अंदर आप लोगों का डायरेक्शन मिलता है, आप लोगों को डायरेक्शन मिलता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटीग्रेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज साइमल्टेनियस सिस्टमैटिकली एंड प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय बाय लिंकिंग इंटर डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है ये एक साथ में लेके आके अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट फटाक से फंड का अरेंजमेंट करवा देगा, तो परचेज हो जाएगा, परचेज हो जाएगा तो प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा तो सेल्स के लिए मटेरियल आपका मार्केट में पहुंच जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट बोलता है फैसिलिटेट मोटिवेशन। ये भी हर एक फंक्शन के अंदर ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आपका ये फंक्शन अच्छे से होगा तो मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है? मोटिवेट एम्प्लॉय टू टेक द इनिशिएटिव इन कंप्लीटिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि आप ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको मिले और जॉब सिक्योरिटी मिले। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेम पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा आपको। पांचवा बोलता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी हेल्प करता है। कैसे करता है? मिनिमाइज आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जो लोग वेस्टेज करते हैं, कुछ लोग, अब जैसे कि मैंने देखा हुआ है कॉर्पोरेट्स में होते हैं, बहुत भयंकर लोग होते हैं कॉर्पोरेट्स में। आपको मैं बताऊं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफिस समय पे पहुंचने के लिए नाश्ता वाश्ता सब कुछ पैक करके ही ऑफिस में पहुंचते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफिस में पहुंचेंगे, पंच इन करेंगे, जाएंगे, आधा घंटा पहले नाश्ता करेंगे। आधा घंटा नाश्ता किया, पंच इन तो कर दिया। ऑफिस में ऑफिस आवर्स कितना होता है? 8 घंटे का। 8 घंटे में आधा घंटा वहाँ पे खा गए, फिर उसके बाद जाएंगे, थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे, फिर उसके बाद वापस से लेंगे कॉफ़ी ब्रेक। कॉफ़ी ब्रेक होता है 5-7 मिनट का, 5-7 मिनट में कॉफ़ी पी जाते हैं लोग। वो फिर से वहाँ पे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा वहाँ पे निपटा दिए। 1 घंटा ऐसे टाइम पास कर लिया उन्होंने। फिर आएगा उनका 2 बजे लंच ब्रेक फिर से आ गए, 1 घंटा लंच ब्रेक हो गया, 2 घंटा निपट गया। फिर उसके बाद वापस से शाम को 5 बजे, 2 बजे से 3 बजे खाना खाएं, 4, साढ़े 4, 5 बजे उनको वापस से कॉफ़ी पीने का चस्का चढ़ जाएगा, फिर से आएंगे आधा घंटा। तो 8 घंटे की ड्यूटी में एक आदमी नॉर्मली और जनरली नॉर्मली और जनरली 2.5 से 3 घंटा उसने क्या किया, सिर्फ टाइम पास कर लिया बच्चों। आइडल टाइम बढ़ता है ना, तो अगर आपका ये फंक्शन अच्छे से वर्क करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उस आइडल टाइम को कम करवा सकते हैं, डिलेस को कम करवा सकते हैं। क्लियर है? होप एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा आपको।
नेक्स्ट बोलता है इम्प्रूव रिलेशंस। तो ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन आपके रिलेशंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। कार्डियल रिलेशनशिप, हमने ऊपर ये पॉइंट्स पढ़े हुए थे। कार्डियल रिलेशनशिप मतलब इनफॉर्मल रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बनने के लिए हेल्प करता है वो। प्रमोट करता है इंटर डिपार्टमेंटनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड द कोऑपरेट बिटवीन द डिपार्टमेंट लाइक सेल्स, जो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया वही बता रहा है। इंप्रूव रिलेशनशिप लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, ये पॉइंट भी हर मैनेजमेंट फंक्शन में, कि कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शंस की हम लोग बात करें वो फंक्शन अच्छे से हुआ तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इंप्रूव गुडविल, ये गुडविल बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है, कंपनी का गुडविल बनाने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, सिंक्रोनाइज एफर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस लीड्स टू हाई सेल्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। बिल्ड पॉजिटिव इमेज एंड गुड विल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द मार्केट। ठीक है, नवा पॉइंट बोलता है इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा था ना, किस में पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हार्मोनाइज डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज टूवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे क्या बोलता है, डिपार्टमेंट को एक कॉमन गोल के साथ में ये एक साथ सिंक्रोनाइज करवाते हैं, एक साथ लेके आते हैं, ताकि क्या हो, आप लोग वो गोल को अचीव कर सको। आगे बोलता है प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक यूनिट, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ एक ही यूनिट नहीं होता, बहुत सारी यूनिट होता है। यूनिट मतलब बिजनेस एरियाज हम लोग बोल सकते हैं, या अलग अलग प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, सबको एक साथ लेके आना। सब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। आप जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी के पास 5, 7, 10, 50 प्रकार के बिस्किट है, लेकिन एक बिस्किट बिक रहा है, दूसरा बिक ही नहीं रहा, नहीं चलेगा काम। सब अच्छे से चलने चाहिए, तभी बिजनेस ग्रोथ करेगा। दसवा बोलता है प्रमोट स्पेशलाइजेशन, तो ये क्या करता है, स्पेशलाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो ये पॉइंट पढ़ लो आप लोग, ईजी है एकदम। कंक्लूजन आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है, इज द हिडन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट दैट इंटीग्रेट एफर्ट्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या कर रहा है, ये एक हिडन फोर्स है जो मैनेजमेंट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट प्रमोट टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, गुडविल बढ़ाता है, मेकिंग इट द इंडिस्पेंसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ों को मिला जुला के काम करता है। होप कोऑर्डिनेटिंग भी क्लियर होगा, एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में आप क्या करना, मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स दिए, बुलेट पॉइंट्स को जोड़ के छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लेना आप। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं अभी आपको ये जैसे ही लेक्चर खत्म हो रहा है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो भी, कि कौन से क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर से। लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, कंट्रोलिंग, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सीधे सीधा आपको पता है कंट्रोल करना। तो ये तो पहली बात तो मीनिंग में आप देख लोगे, पहले लाइन में दिख रहा है कि भाई कंट्रोल कहाँ पे होता है, तीनों लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए, टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल। ऐसे नहीं किसी आप टॉप लेवल पे लोअर लेवल पे कंट्रोल कर रहे हो, मीडियम और टॉप लेवल पे हो ही नहीं रहा, नहीं चलती है कंपनी, तीनों लेवल पे चाहिए। तो क्या बोलता है, कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट परफॉर्म्ड एट द ऑल लेवल, तीनों लेवल पे लगेगा ये। आगे बोलता है इट इन्वॉल्व्स, ये बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व द कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे चेकिंग होता है कंट्रोलिंग में, सब काम हो गया, आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, कोऑर्डिनेटिंग कर लिया, कंट्रोल डायरेक्टिंग कर लिया, अब क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है चीज़ों को। तो कंट्रोल कब होगा, जब आप देखोगे, आप सोचोगे कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था भाई, इस साल हमको 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है, 150 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद मेरा जो रेवेन्यू है सिर्फ 60 करोड़ पहुंचा हुआ है, तो अभी 90 करोड़ और अचीव करना बचा है बच्चों मेरे को। तो 90 करोड़ वो अचीव करने के लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो हम लोग कंट्रोलिंग में सीखते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझ गया होगा आप लोगों को। आगे बोलता है इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एज प्लान्ड एंड हेल्प इन द फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्लान। अब ये क्या करता है, फ्यूचर प्लान, वही मेरा रेवेन्यू अचीव नहीं हुआ तो क्या प्लान बनाए कि हम लोग अपने 150 करोड़ के टारगेट पे पहुंच जाए, वो क्या है, कंट्रोलिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। अगर आप मैनेजमेंट से प्लानिंग निकाल दिए और कंट्रोलिंग निकाल दिया, मैनेजमेंट चलेगा ही नहीं आपका, क्योंकि प्लानिंग में आप सोच रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग में आप उस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हो कि भाई मैंने जो सोचा था क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर से नया प्लान बनाइए, चलिए फटाफट चेंज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बच्चों ये। तो ये हो गया अपना मीनिंग। डेफिनेशन, फिलिप कोटलर क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। एक्चुअल रिजल्ट जो हमने सोचा था, 150 करोड़ का टारगेट हमारा सेल्स का,
डिजायर्ड रिजल्ट, वो डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। और एक्चुअल कितना पहुंचा हुआ है, हम अभी तक 60 करोड़ से पहुंचे हुए, तो 90 दूर थे हम। तो ये जो है इसको कंपेयर करने को ही कंट्रोलिंग बोला जाता है फिलिप कोटलर के हिसाब से। आगे आ जाते हैं, सॉरी इसके भी इंपॉर्टेंस दिया, मैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिया फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपका कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेजरिंग परफॉर्मेंस एट द एवरी स्टेज एंड आइडेंटिफाइज द डेविएशंस, करेक्टिव एक्शंस एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड एज प्लान। जो आपने सोचा था उसके हिसाब से अचीव हुआ है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट बोलता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉइंट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सेम पॉइंट है बेटो, बच्चों देख लेना ये आप लोग। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड बोलता है हेल्प्स मैनेजमेंट जज वेदर द स्टैंडर्ड आर रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट। यहाँ पे ये भी वो चेक करवाता है कि भाई जो आपने स्टैंडर्ड ही चेक रखा हुआ था कि भाई मेरे को 150 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, क्या रियलिस्टिक था ना वो। नहीं तो पता लगा आपने जोश जोश में बड़ा टारगेट रख लिया, अब बेचारे सेल्स वालों की पिटाई कर रहे हो आप लोग, नहीं चलेगा। ये मैनेजमेंट को इस तरीके से काम नहीं करना रहता। तो चेक कर लो रियलिस्टिक है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मोटिवेट एम्प्लॉइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स आर कम्युनिकेटेड इन एडवांस, गिव क्लियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड लाइक इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशंस, मोटिवेशन एम्प्लॉय टू परफॉर्म द बेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले से एम्प्लॉयज को बता दिया जाता है कि भाई तुमसे ये एक्सपेक्टेड है। अब जैसे कि 150 करोड़ का मैंने बात किया, 150 करोड़ में हर एक जो सेल्स का हेड होगा उसको बता दिया गया होगा कि भाई तुम 50 करोड़ करोगे, तुम 60 करोड़ करोगे, तुम 40 करोड़ करोगे। और जैसे ही तुम अचीव करोगे भाई तुमको इंक्रीमेंट, जो जो जितना इतना अचीव करेगा तुमको 2 करोड़, तुमको 3 करोड़, तुमको 4 करोड़ बता के रख दिया। एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहेगा, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को इतना रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। आगे बोलता है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये भी हमने पॉइंट पढ़े हुए हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिड्यूस द अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ऑर्डर से काम होगा, डिसिप्लिन से काम होगा बच्चों, अनप्रोफेशनल बिहेवियर हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, किसके हेल्प से, कंट्रोलिंग के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट उसी में पढ़ रहा हूँ, फिफ्थ वाले में बोलता है प्रिवेंटिव एक्शंस मेंटेन डिसिप्लिन एंड मिनिमाइज गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड। प्रिवेंटिव है ना, आप चेक करते रहो। अब 6 महीने में आपने चेक किया कि भाई मेरा जो टारगेट था 150 करोड़ का सेल्स का, मैंने सिर्फ 60 करोड़ अचीव किया। 6 महीने बाद क्यों देखा भाई, आप पहले महीने में भी देखे होते, दूसरे महीने में भी देखे होते, तीसरे महीने में देखे होते, नई चीजें सही से हो रही हैं तो आपको उसको ठोक बजा के सही करना चाहिए था। अब आप जब 8वें 9वें महीने 10वें महीने में पहुंच गए, साल भर का 12 महीने में 10 महीना होता, अब 2 महीना साल खत्म होने के लिए बचा हुआ, आप जनवरी में आओ आज के टाइम पे, तो जनवरी में हो आप बोल रहे हो कि नहीं भाई अब तो मेरा टारगेट 90 करोड़। अरे कहाँ से होगा बच्चों, नहीं होता है वो चीज़, तो आपको स्टार्टिंग से ही वो सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियरली डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, चीज़ें आपको पता होंगी आपको क्या काम करना है, तो कोऑर्डिनेट होगा टीम के साथ में। सातवां बोलता है क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर। एम्प्लॉयज़ के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। एम्प्लॉय परफॉर्म इज मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड टारगेट। टारगेट और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं ना, फिर उसके बाद में अगर आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया तो आपकी ठोक बजाई होती है कंपनी में कि भाई अचीव करो उसको। ठीक है, एम्प्लॉयज नो दैट देयर वर्क विल बी इवेल्युएटेड एंड रिवॉर्डेड। अगर वो चेक तो कर ही रहे हैं हम लोग, यही हमने अभी बताया। दिस अवेयरनेस क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर, सीधी सी बात है, क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट होगा, मोटिवेटर आए, एक्ट एज अ मोटिवेटर। प्रेशर जो है वो मोटिवेटर एक्ट करता है। जब आप प्रेशर में रहते हो तो आप अच्छे से काम करते हो। ठीक है, आठवां बोलता है इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर कंट्रोलिंग अच्छे से होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आपका इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक है, बिल्ट गुड कॉर्पोरेट इमेज। ये भी गुडविल वाला पॉइंट ऊपर हमने पढ़ा था। गुड कॉर्पोरेट इमेज, प्रॉपर कंट्रोलिंग मिनिमाइज डेविएशंस एंड इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिससे प्रोग्रेस, प्रोसेस, गुडविल, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट इमेज बनता है। 10वां पॉइंट एक्ट एज अ गाइड। तो ये जो कंट्रोलिंग है एक्ट करता है गाइड के हिसाब से कि भाई अब आगे क्या करना है आप लोगों को, आगे कैसे चलना है। तो वही बोल रहा है प्रोवाइड स्टैंडर्ड दैट द गाइड्स ये गाइड करता है मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ को देयर वर्क, कि कैसे काम करना है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन थोड़ा सा इसमें बड़ा कर दिया मैंने। बोलता है कंट्रोलिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल दैट इंश्योर द प्लान आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। जो आपने प्लान किया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। बाय मेजरिंग परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग डेविएशन एंड अप्लाइंग करेक्टिव एक्शंस। कैसे वो होता है, पहले तो चेक किया जाता है जो बोला था उतना आपने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो कितना नहीं किया, और नहीं किया तो अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वो सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आगे का पढ़ लेना, ये हो गया आपका कंट्रोलिंग का कंक्लूजन।
अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। तो ये मैंने आप लोगों को पूरे रिवीजन करवा लिए, वीडियो दिया हुआ है मैंने आपको, जो पॉइंट थोड़ा नहीं समझा होगा आप लोग उसको एक बार वापस से रीस्टार्ट करके देख लेना तो आप लोग को समझ जाएगा, क्योंकि हमने इसको एकदम सिंपलेस्ट वे में याद किया हुआ है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन बैंक की तरफ, जो मैंने आपको बोला था भैया क्वेश्चन बैंक दूंगा, तो सीएमए पुष्पकांत के कॉन्सेप्ट कैप्सूल के हिसाब से जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक है वो मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज़ मैं बच्चों बताऊँ आप लोगों को, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, जो आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो तो नहीं आता है। तो याद रखना कि ये जो सेकंड चैप्टर है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो 4 मार्क्स वालों में ही आएगा। तो अब 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आप क्या लिखोगे, आप मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, और इंपॉर्टेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट लिखना है आप लोगों को। कितना लिखना है? 6। कितना लिखना है? 6। और कंक्लूजन लिख देना। थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है, प्लानिंग 2024 में आया था, ऑर्गेनाइजिंग 2025 में आया था, अभी रिसेंट वाले 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद डायरेक्टिंग 2018 में आया था, कोऑर्डिनेटिंग 18-19 दोनों में आया था, कंट्रोलिंग बहुत बार आया एग्जाम में, कंट्रोलिंग जो अभी हमने पढ़ा, कंट्रोल क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, 2025 में, 2023 में, 2020 में आया हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, इस चैप्टर के क्वेश्चन जस्टिफाई वाले क्वेश्चन के लिए आते हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग वाले में। तो जस्टिफिकेशन के लिए आप कैसे लिखोगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं बच्चों। ये देखिए, ये आपका 2025 का एग्जाम का पेपर है। इसके अंदर देखो, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NE2 था 8 मार्क्स के लिए। इसके अंदर देखो पूछा है आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर लिखे क्या समझ में नहीं आता उन लोगों को, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चों। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमने उसके अंदर का एक इंपॉर्टेंस पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग जो रहता है वो फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल 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 तरीके से बताता हूँ, 4 मार्क्स का है कंटेंट, उसके हिसाब से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो मैंने मीनिंग आपको दिया, जैसे पॉइंट वाइज दिया ना 1 2 3 4 करके, आप वैसे लिखो, 101% आप वैसे ही लिखो। सेकंड जो डेफिनेशन दिया था वो डेफिनेशन लिखो, और 4 आप लोग कोई भी फंक्शन लिखो, और जो कंक्लूजन मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं जितने भी कंक्लूजन, वो कंक्लूजन आपका मैच हो जाएगा इससे। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग को मैं आपको कोरिलेट करवाता हूं, कैसे ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी कहां पे है, वो ऑर्गेनाइजिंग आया था। आप मीनिंग एज इट इज ये चारों पॉइंट लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। पहला ही फंक्शन था देखो, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, तो आप ये पॉइंट पूरा लिख दो, इसके साथ में और 2-3 इंपॉर्टेंस लिख दीजिए आप लोग, फिर डायरेक्टली आके आप लोग कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में क्या लिखा था देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज द बैकबोन ऑर्गेनाइजिंग इज द बैकबोन ऑफ द एग्जीक्यूशन, इट क्रिएट अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन by defining job, promoting specialization and ensuring optimum utilization of resources. Organizing help organization function smoothly and expand effectively. So अब यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे, so या therefore अब आपका जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लिख के कंप्लीट कर देना। 4 में से 4 मार्क्स मिलेगा बच्चों, कोई आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम में कैसे आया था क्वेश्चन, चलो आ जाओ। ये 2024 का क्वेश्चन का पेपर है, इसमें भी जस्टिफाई में आया था। जस्टिफाई में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो अभी हमने पढ़ा कंट्रोलिंग वाला लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, ठीक है ना सर। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलिंग पे जाएंगे, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे है ना, तो आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग का सबसे पहले ये 3-4 पॉइंट जो मैंने मीनिंग में दिया वो मीनिंग लिख दिया आपने, डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसके बाद 4 से 5 फंक्शंस लिख दो, उसके फंक्शन लिखा, डायरेक्टली कंक्लूजन पे आओ आप लोग। कंक्लूजन कैसे लिखा हुआ था यहाँ पे, वैसे ही लिख दो तुम लोग। कंट्रोलिंग is the last step of the management cycle that ensure the play successfully execution by measuring performance, identify deviation, applying corrective actions। ये सेम
तरीके से लिखोगे ना आप बच्चों 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाना, कोई काटने वाला नहीं है। क्योंकि इसी तरीके से एग्जामिनर चाहता है कि आप क्या करो, आप उसको कंटेंट दो, प्रॉपर तरीके से कंटेंट दो। अब कुछ बच्चों को मैंने देखा है, जब मैं प्रीलिम्स वगैरह के पेपर चेक करता हूं और जब मैं बोर्ड के पेपर्स पहले चेक किया करता था, कुछ भी लिखते हैं बच्चे, पैराग्राफ लिख दिया। अरे एक पेज का पैराग्राफ एग्जामिनर मांग ही नहीं रहा है। या तो एक चीज हो सकती है, उनके टीचर ने उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं उस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और या फिर वो लिख पा नहीं रहे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो नोट्स मैंने आपको दिया है इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम लास्ट मैंने जो दिया हुआ था आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके भी नोट्स मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे रखे थे, आप वहां से पढ़िए और इसी तरीके से एग्जाम में लिखोगे जैसे जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस के अंदर। क्योंकि जस्टिफाई में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आया था बच्चों, ये देखो पहला ही क्वेश्चन था, दिख रहा है आपको? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दिखा? तो अब इसके लिए क्या करना था हमको? कुछ नहीं करना था सर, हमको सिर्फ ये करना था कि वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे उसके अंदर से हमको लिखना था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों फ्लेक्सिबल इन नेचर है। मैंने 3-4 प्रिंसिपल लिख दो, पहले तो प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन जो दिया था वो लिख दो हेनरी फेयोल के, फिर 4-5 प्रिंसिपल लिख दो, फिर उसके बाद लिख दो कि देयरफॉर ड्यू टू दीज अबाउ एक्सप्लेनेशंस, ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। तो होप आप लोगों को मैंने एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बता दिया, और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं पर्टिकुलर चैप्टर, हमारे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। और आप लोगों को क्लियर कट वो समझ भी गया होगा। नोट्स मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। थोड़े से करेक्शन है, मैं वो करेक्शन करके डाल दूंगा, अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं। वो जो डायरेक्टिंग का कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टिंग टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, वो मैं डाल के देता हूँ। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। सेकेंड और लास्ट थिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो अब नेक्स्ट रिवीजन हम लोग चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑल द वेरी